बात करेंगे कि 498 ए CRPC 125 डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करेंगे तो आपकी पत्नी जो है ना आपसे एक फुट्टी कौड़ी नहीं ले सकती। ये वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखें और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। आपको जानकारियां हर जगह से मिल जाएंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जानकारियां जो आपके लिए और आपके परिवार के हित के लिए जो मिलनी चाहिए वो आपको इस वीडियो में सारी तरीके से मिल जाएंगी। क्योंकि हम इसमें आज बताने वाले हैं कि आपको CRPC 125 में, 498 ए IPC के मुकदमे में, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में किस तरीके से आपको अपना डिफेंस करना है और किस तरीके से आपको काउंटरफॉल करना है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि 498 ए CRPC 125 डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करेंगे तो आपकी पत्नी जो है ना आपसे एक फुट्टी कौड़ी नहीं ले सकती। ये वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखें और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। आपको जानकारियां हर जगह से मिल जाएंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जानकारियां जो आपके लिए और आपके परिवार के हित के लिए जो मिलनी चाहिए वो आपको इस वीडियो में सारी तरीके से मिल जाएंगी। क्योंकि हम इसमें आज बताने वाले हैं कि आपको CRPC 125 में, 498 ए IPC के मुकदमे में, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में किस तरीके से आपको अपना डिफेंस करना है और किस तरीके से आपको काउंटरफॉल करना है। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन महिला कानूनों से प्रताड़ित हैं, फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसाए जा रहे हैं, झूठे एफिडेविट दाखिल किए जा रहे हैं और न्यायालय आंख बंद करते हुए महिला के पक्ष में आदेश पारित कर देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जाए और आप लोग हमारा सपोर्ट करें। जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और आप लोगों तक वो बारीकियां बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप हमेशा सुरक्षित रहें, खुद के वकील बने। क्योंकि आपके ऊपर कोई विपदा आएगी ना, तो जब विपदा आती है तो वो कह के नहीं आती है। इसलिए आपको स्वयं इतना सक्षम बनना है कि आपको पता होना चाहिए कि जब पुलिस आपके ऊपर हाथ डालती है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं और किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है। आज 498 ए के बारे में बात करेंगे, 125 के बारे में बात करेंगे, CRPC डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करेंगे। डिफेंस कैसे करना है इसके संबंध में अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरी आर्थिक मदद करें, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ। और दूसरी बात कि मैंने जो कंसल्टेशन अपनी जो फीस रखी हुई है वो 500 रुपये रखी हुई है 15 मिनट के लिए। यही सेम नंबर है, इस पर आप लोग किसी भी UPI से कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप, किसी से भी आप हमें फोन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके केस में जो त्रुटियां हुई हैं, आपके केस में जो गलत तरीके से कार्रवाई हुई है और उस पर आपको कैसे अपना डिफेंस रखना है, अगर उसके संबंध में अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं कि आपको कैसे मूव करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के देखने के आधार पे, तो आप लोग हमें 2000 रुपये पर केस के हिसाब से, केस स्टडी का डॉक्यूमेंटेशन अलग है और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे तो हम उसमें कंसेशन भी करेंगे। क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं और आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा चुकी है। बस ये है आप लोगों के सहयोग से कानूनी रूप से हम थोड़ा सा सक्षम हैं जो अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे CRPC 125 की। CRPC 125 का दावा जैसे ही फाइल किया जाता है कोर्ट क्या करती है, सम्मन जारी कर देती है। तो सबसे पहले हम CRPC 125 की बात करेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है।
आपने देखा कि सीआरपीसी 125 का जैसे ही दावा डाला जाता है कोर्ट में, वैसे ही कोर्ट क्या करती है कि एक सम्मन का आदेश पारित कर देती है, क्योंकि सीआरपीसी 125 जो है वो चैप्टर 9 जो सीआरपीसी का है वो पूरा का पूरा सिविल प्रोसीजर पे ही चलता है। लेकिन यहाँ सीआरपीसी है तो क्रिमिनल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में ये सुना जा रहा है, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ना वो पूरा का पूरा सिविल है। तो इस तरीके से हम इसको सिविल के तौर पे भी ले सकते हैं और इसको क्रिमिनल की तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वासी है, ये सिविल भी है क्रिमिनल भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही दावा फाइल किया जाता है तो दावा फाइल करने के बाद में कोर्ट क्या करती है कि सम्मन जारी करने का आदेश कर देती है। लेकिन कभी कभी कोर्ट ये लिख देती है कि थानाध्यक्ष या एसपी के माध्यम से ये सम्मन तामीला 7 दिन के अंदर कराया जाए। लेकिन जो दावा दाखिल कर रहा है वो क्या करता है, वो बाई पोस्ट भेज देता, तो सबसे पहला उल्लंघन यही हो जाता है। तो आपको यहां देखना है कि जब सीआरपीसी 125 का दावा डाला गया है, यहां पे सीआरपीसी 62 जो है ना वो कॉम्प्लायंस कराई गई है नहीं कराई गई है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है रजनीश कुमार वर्सेस रजनीश नेहा का जो एफिडेविट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया ना, ये एक बहुत बड़ी नकेल कसती है महिलाओं के लिए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो मुकदमे पहले से विचाराधीन चल रहे हैं उनमें तो ये तत्काल प्रभाव से लगाना है, और जो नए मुकदमे आएंगे उनके साथ में ये एफिडेविट आपको दाखिल करना है। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ तरीके से ये बात कही गई है कि आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रारूप में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो प्रारूप जारी किया गया उसमें अगर किसी भी तरीके का अगर आपको मॉडिफिकेशन अगर करना है तो आप संबंधित जो शीर्ष अदालत है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और उसकी अनुमति लेने के बाद में आप एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट से अनुमति नहीं ली जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, जो नए मामले जो दाखिल हो रहे हैं उनके साथ में दाखिल नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो कंटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में महिला अंडरटेकिंग देती है। चूंकि ये जो गाइडलाइन थी 4 नवंबर 2020 को जारी की गई थी, 4 नवंबर 2020 को जारी की गई थी, और ये हर हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डीजे कोर्ट, हर फैमिली कोर्ट के लिए एडवाइजरी जारी थी। उसके लिए बाकायदा डायरेक्शंस इशू किए गए थे। पब्लिक जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, उस पर चिपकाने के लिए बोला गया था। जो कोर्ट की जो वेबसाइट है उन पर अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो वहीं से उसी दिन से उसके अगले दिन से, जिस दिन कॉम्प्लायंस कराने की बात की गई थी, उसी के अगले दिन बाद ही ये एफिडेविट दाखिल करना होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इंटरिम आदेश होने वाला होता है या फाइनल आदेश होने वाला होता है, उसी टाइम पे क्या किया जाता है कि कोर्ट कह देती है कि रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट आप दाखिल करो। नहीं, यहाँ पे जो प्रोसीजर जो है ना वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, और यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया जो है ना वो कंटेम्प्ट हो जाती है, क्योंकि 4 नवंबर 2020 को ये गाइडलाइंस जारी की गई थी। पूरी तरीके से सिस्टम के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई थी, और उसी टाइम पे जब ये मुकदमा सीआरपीसी 125 का जब दाखिल किया गया है उसी के साथ में ये एफिडेविट दाखिल करना चाहिए था। ये स्पष्ट तौर पे उस जजमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पत्नी है वो पूरी तरीके से कंटेम्प्ट हो रही है। और दूसरी बात देखने वाली इसमें ये है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको 3 पन्नों में, 4 पन्नों में, 5 पन्नों में फोल्ड करके रख दिया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि आश्रित जो है ना, आश्रित जिसमें ये पूछा जाता है कि आपके ऊपर आश्रित कितने हैं, तो वो महिला मालूम क्या करती है, वो आश्रित अपने आप को दिखा देती है। दूसरी बात, स्वैच्छिक भरण पोषण के बारे में जब बात की जाती है तो स्वैच्छिक भरण पोषण का मतलब समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं, अगर आप लोग अगर पकड़ना चाहें तो उसको पकड़ना। स्वैच्छिक भरण पोषण वो भरण पोषण है कि जिस टाइम पे आपकी शादी हुई और जिस टाइम से आपका लगाव हुआ उस पीरियड के बीच में जो आपका भरण पोषण किया गया वो किसने किया। यहां पे महिला उस चीज को डिनाई कर देती है। तो यहां पे बहुत बड़ा पेच है, इसमें स्वैच्छिक भरण पोषण की बात कही गई है।
तीसरी बात यह है कि अगर आपका कोई इंटरिम अगर आदेश हो जाता है तो इंटरिम आदेश में क्या है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से डिमांड की जाती है, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर होता है तो उसमें उस पैसे को कभी कभी काउंट नहीं किया जाता है जो इंटरिम के तौर पे दिलाया जाता है। अगर आपका इंटरिम आदेश अगर पारित हो गया है और रजनीश वर्सेस नेहा के आदेश में अगर कॉम्प्लायंस कराने में दिक्कत हुई तो ये जो इंटरिम का जो आदेश है ये पूरी तरीके से फोर्ज और फेक और फ्रॉड मतलब फ्रॉड तरीके से लिया गया आदेश, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, उसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। या फिर सीआरपीसी 125 के तहत में जो इंटरिम भरण पोषण का जो आदेश पारित किया जाता है, अगर उसमें अगर गाइडलाइंस का अगर वायलेशन किया गया और गलत तरीके से तथ्यों के आधार पे अगर ये मेंटेनेंस का आदेश किया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि गाइडलाइंस जो है उनका पूरी तरीके से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखे जिसमें कि महिला का इंटरिम आदेश हो जाता है और न्यायालय क्या करता है, अपनी उसी फाइल में रिकवरी वारंट जारी कर देता है, अरेस्टिंग वारंट जारी कर देता है, उसके बाद में लड़के को जेल भेज देता है। तो जो सीआरपीसी 125 का जो प्रावधान है वो उन्हीं के लिए है। अगर कंडीशनल है, 125(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है ये कंडीशनल है, अगर पति उसको अगर साथ में रखने की अगर गुजारिश करता है तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो है ना वो वारंट जारी नहीं कर सकता। वो अपने अगर वारंट जारी हो भी गए हैं तो वो अपने वारंट को रिकॉल करेगा। यहाँ कंडीशनल है। और जो जेल भेजने वाली बात है वो जेल तभी भेज सकता है अगर पति के पास में पर्याप्त तरीके से धन है और वो अपने पत्नी को नहीं रखना चाहता है और वो मेंटेनेंस नहीं चुका रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी संपत्ति से उसका पैसा कुड़क किया जाए और उसको कुड़क करने के बाद में चुकाया जाए। लेकिन क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि अरेस्टिंग वारंट, तो अब अरेस्टिंग वारंट की अब हम बात करते हैं तो अरेस्टिंग वारंट होता क्या है, उसमें आदेश कर दिया जाता है पुलिस के लिए कि आप जाओ इनको गिरफ्तार करके ले आओ। तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी 125 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराए जाएं जिससे कि पुलिस जाए और आपको अरेस्ट करके लाए। अगर आपके घर से अगर उठाया गया है सीआरपीसी 125 के केस में तो आपको सबसे पहले आपको आपत्ति दाखिल करनी है और उसको चैलेंज करना है, क्योंकि अरेस्टिंग वारंट, रिकवरी और अरेस्टिंग, अगर मेंटेनेंस की यहां पैसे की बात है या भरण पोषण की बात है, जेल का प्रावधान बिल्कुल लास्ट में है। यहां महिला जो है ना वो अपने दावे में ये कह के चलती है मेरा पति सक्षम है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका पति जो है वो पूरी तरीके से सक्षम कैसे है जो आपका भरण पोषण कर सके। लेकिन नहीं होता है, मैकेनिकल वे में सारी चीजें हो जाती है। तो अरेस्टिंग वारंट जब जारी किए जाते हैं तो पुलिस आपको घर से, तो यहां पे एनबीडब्ल्यू जारी नहीं किए जाते हैं। तो जो आपकी जो हिरासत होती है 1 महीने की वो पूरी तरीके से इलीगल हो जाती है। अगर आप चाहो तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी मैंने देखा है कि एक इंटरिम आदेश पारित होने के बाद या फाइनल आदेश पारित होने के बाद महिलाएं क्या करती हैं कि रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगा दें। जब भी कोई भी रिकवरी फाइल की जाएगी तो उसके साथ में एविडेंस लगाने पड़ेंगे कि आपका पति जो सक्षम है, आपने जो उसकी सैलरी दिखाई, ये सारी जजमेंट तो कर देते हैं, चलो ठीक है भाई पत्नी है, भरण पोषण पाने में सक्षम नहीं है और भरण पोषण इसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। लेकिन जब रिकवरी की जब बात आती है ना तो पत्नी को शो करना पड़ेगा आखिर में वो रिकवरी जो मेंटेनेंस में बांधी गई है वो रिकवरी होगी किससे। तो ये पत्नी को ये एविडेंस देने पड़ेंगे कि भैया जो रिकवरी हम कराने जा रहे हैं ना वो इस संपत्ति से कराओ, ये संपत्ति मेरे पति के नाम है। सास ससुर की संपत्ति से कुड़की नहीं हो सकती है, सास ससुर की संपत्ति से वो नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पुलिस के पास में रिकवरी वारंट जारी कर देते हैं और पुलिस पहुंच जाती है तानाशाह बन के और उनको डराने धमकाने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिकवरी वारंट अगर जारी किए जा रहे हैं तो सबसे पहले महिला को साक्ष्य देने पड़ेंगे। उन साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद संबंधित जिले के डीएम को आदेशित किया जाएगा। लेकिन तब जब एक प्रॉपर प्रक्रिया अपनाई जाए, क्यों अब एप्लीकेशन तो मूव कर दिया कि रिकवरी के लिए, लेकिन 125 स्पष्ट कहता है कि 125(3) के तहत में इंटरिम आदेश भी आता है। अगर कोई इंटरिम आदेश अगर पारित हो गया है तो महिला की जिम्मेदारी बनती है कि 125(3) का एप्लीकेशन मूव करे। उसमें पति पक्ष के लिए सम्मन जारी होंगे,
पति पक्ष आके उसमें अपना आपत्ति दाखिल करेगा एफिडेविट पे कि साहब किस तरीके से गलत आदेश हुआ है, सही आदेश हुआ है, कैसे क्या। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर स्मार्ट हैं, जो YouTube से सीख सीख के ओवर स्मार्ट भी बन रहे हैं। तो उनको ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरिम का आदेश हो चुका है। अब इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट होंगे, उस टेक्निकल फॉल्ट के आधार पर ही आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। आपकी राम कथा से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो एविडेंस दे दिए, आपने जो कुछ भी दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो फाइनल डिस्पोजल जो होगा ना, उस पर आपकी बहस होगी, आपकी जरे होगी, आपके बयान होंगे, वो सारी चीज़ें अलग प्रोसीजर है। यहाँ पे जजमेंट हो गया है। यहाँ जजमेंट में आपको टेक्निकल फॉल्ट देखने हैं। टेक्निकल फॉल्ट देखते हुए आपको वहाँ पे अपनी एफिडेविट पे आपत्ति देनी है। उसके बाद में ये सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मेरे भाई ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, और हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी तरीके से आप लोगों को बचाया जाए। और आप लोग अगर मेरी मदद करना चाहते हैं फाइनेंशियली तौर पे, तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको इन फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से बचाया जाए। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। सेम कहानी जैसे CRPC 125 में है, उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी इंटरिम आदेश हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, यार अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, कैसे बचें इससे। तो जब भी कोई इंटरिम आदेश हो जाए तो आपके पास में उसी न्यायालय में उसको चैलेंज करने का अधिकार है, अपनी परिस्थितियों को दिखाते हुए। अब परिस्थितियां कैसे होंगी वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो तथ्य CRPC 125 में होते हैं वही तथ्य इसमें होते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 में एक सेटअप शब्द का यूज किया गया है। अगर आपका 125 में अगर कोई भरण पोषण का आदेश हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस में अगर ऑर्डर होने वाला होता है, तो महिला की जिम्मेदारी बनती है कि उस न्यायालय को ये बताए कि साहब इस केस में इस तरीके से ये आदेश हुआ, इतना भरण पोषण का आदेश पारित हुआ है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि महिलाएं इस चीज़ को छुपा देती हैं और ये कोशिश में रहती हैं कि उधर भी मिल जाए और इधर भी मिल जाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो इंटरिम का जो आदेश है या फाइनल का जो आदेश है गलत साबित हो जाता है। रजनीश वर्सेस नेहा की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे भी लाई करती हैं, वहाँ पे भी लाई करती है। सेम चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी है। अब बात करते हैं 498A की बात, नहीं 498 नहीं, अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात। अब जैसे कोई इंटरिम आदेश हो गया, तो मैंने देखा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, उसी तरीके से घरेलू हिंसा नियमावली भी है 2006। तो मैंने कुछ लोगों का देखा कि यार इंटरिम आदेश हो गया, अब इसकी रिकवरी करने के लिए क्या किया लोगों ने, 5 और 6 के तहत में घरेलू हिंसा नियमावली के तहत में इन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी। लेकिन ये नहीं है, जबकि घरेलू हिंसा के तहत में अगर कोई आदेश होता है और उसको अगर कॉम्प्लायंस कराया जाता है तो उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम में ही प्रावधान है, धारा 20 में भी प्रावधान है और धारा 31 में भी प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं 498A की। तो 498A की जब हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो आपके खिलाफ में जो शिकायत दी गई है, उस शिकायत पर पुलिस अधिकारी ने जांच की है या नहीं की है। क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जिसमें गाइडलाइंस जारी की गई थी कि आप कोई भी FIR दर्ज करेंगे, अगर कोई मामला संज्ञेय प्रवृत्ति का है तो आपको तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन उसमें एक चीज और है, उसमें 4-5 क्लाउज दिए हैं जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आते हैं। उसमें कहा है कि अगर इसमें प्री इंक्वायरी होना जरूरी है, लेकिन नहीं की जाती है, लेकिन नहीं की जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि काउंसलिंग के नाम पे डराया धमकाया जाता है, थाने बुलाया जाता है, पूरे परिवार को बेइज्जत किया जाता है। अगर अवैध मांगों को अगर आपने नहीं माना तो आपके खिलाफ में FIR दर्ज कर दी जाती है। और FIR में क्या होता है कि सारे कंटेंट वही लिखे होते हैं, अतिरिक्त दहेज। पहली बात तो ये अतिरिक्त दहेज नाम की कोई चीज ही नहीं है। और दहेज है भी तो क्या है, ये दान है, दहेज है या स्त्री धन है। जब महिला शादी करती है तब उसके घर वाले उसको दान बता देते हैं, जब डिस्प्यूट होने लगते हैं तब वो दहेज बन जाता है।
और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज कराने जाती, तब वो स्त्री धन बोलने लगती है। तो आखिर में यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा कि जो स्त्री धन है वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल है कि स्त्री धन है कहाँ। तो कभी भी अगर इस तरीके की अगर लिस्ट अगर आपको दी जाए दौरान विवेचना, तो कभी भी उस लिस्ट पे साइन मत करना, क्योंकि वही लिस्ट मेंटेनेबल है जो शादी के टाइम पे दोनों पक्षों से, दो गवाहों से, जिन लोगों ने गिफ्ट दिए हैं उन लोगों से सबका ब्यौरा हो। अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ में आ रही हैं, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का अगर आपके खिलाफ में अगर दहेज का आरोप लगाया जा रहा है, तो गिफ्ट एंड टैक्स एक्ट के तहत में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर धारा 17 के तहत में आप उस पर पेनल्टी लगवा सकते हैं कि आखिर में ये पैसा। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिफ्ट एंड टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो जाती है, पुलिस 161, 162 कर देती है। 161 में वादी पक्ष के बयान लिख देती है, 162 में अपनी मर्जी से बयान लिख देती है। लेकिन यहाँ पे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पे साक्ष्यों को देखते हुए। और मैं आपको बता दूं, एफआईआर क्या है, अरेस्टिंग कब होगी। एफआईआर यानी कि सूचना और विश्वास करने का कारण, यानी सामग्री, यानी कि जो हमने शिकायत दी है उस शिकायत के आधार पर एविडेंस है या नहीं है, यानी विश्वास करने का कारण है या नहीं है, तभी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन 7 साल से जो नीचे के जो क्राइम है उनमें 41A सीआरपीसी कॉम्प्लायंस कराना पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 498A के केस में आपको यह देखना है कि जिस दिन आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर सीआरपीसी 41A कॉम्प्लायंस कराया गया है, नहीं कराया गया है। अगर सीआरपीसी 41A अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर पुलिस अधिकारी द्वारा अगर कॉम्प्लायंस नहीं कराया गया है, तो आप इसके खिलाफ में कंटेम्प्ट भी फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। अब पुलिस की चार्जशीट पहुंच जाती है कोर्ट में, तो अभियुक्त को पूरा मौका मिलता है उस चार्जशीट पे जो संज्ञान लिया जाता है उसको डिफेंड करने का। ये मौका आपको नहीं दिया जाता है, आपको बचाव नहीं दिया जाता है, आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट संज्ञान लिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम की हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को गलत फंसाया गया है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके केसों का स्टडी करें और आपके लिए ड्राफ्टिंग करें। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।